दोस्त इसीलिए होते हैं और यही फाइनेंशियल बुद्धि भी है। नंबर 4, किसी फॉर्मूले के एक्सपर्ट बन जाएं और फिर एक नया फॉर्मूला सीख लें। जल्दी सीखने की ताकत। ब्रेड बनाने के लिए हर बेकर का एक फॉर्मूला होता है, चाहे वो उसके दिमाग में ही क्यों ना हो। यही पैसा बनाने के बारे में भी सही है। इसीलिए पैसे को अक्सर डो भी कहा जाता है। डो यानी कि गुथा हुआ आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं या ब्रेड बनाते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों ने यह कहावत सुनी है कि आप वो हैं जो आप हैं। मैं इसी कहावत को दूसरी तरह से कहना चाहूंगा। मैं कहता हूं कि आप वो बनते हैं जो आप पढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में, आप सावधान रहें कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग इतना ज्यादा ताकतवर है कि आप जिस चीज के बारे में सीखेंगे आप वही बन जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप कुकिंग सीखते हैं तो आप कुक बन जाते हैं। अगर आप कुक नहीं बनना चाहते हैं तो आपको कोई और टॉपिक पढ़ना चाहिए। जैसे टीचिंग की स्टडी कर लेने के बाद आप अक्सर टीचर बन सकते हैं और इसी तरह सिलसिला जारी रह सकता है। अपने स्टडी के टॉपिक को सावधानी से चुनें। जब पैसे की बात आती है तो ज्यादातर लोगों के पास वही एक बेसिक फॉर्मूला होता है जो उन्होंने स्कूल में सीखा था, और वो है पैसे के लिए काम करो। दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर फॉर्मूला यही है, जिसके कारण हर दिन करोड़ों लोग सुबह उठते हैं और उठकर काम पर जाते हैं। पैसे कमाते हैं, बिल चुकाते हैं, चेकबुक को बैलेंस करते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं और फिर से काम पर चले जाते हैं। यही उनका बेसिक फॉर्मूला या नुस्खा है। अगर आप जो कर रहे हैं उससे आप थक गए हैं या आप काफी नहीं कमा रहे हैं, तो आपको अपने पैसे बनाने के फॉर्मूले को बदल लेना चाहिए। बहुत समय पहले जब मैं 26 साल का था, मैंने वीकेंड की एक क्लास में हिस्सा लिया जिसका टाइटल था किस तरह रियल एस्टेट फोरक्लोजर्स को खरीदें। मैंने एक फॉर्मूला सीख लिया। अगला कदम था अपने सीखे हुए प्रिंसिपल्स को असली जीवन में आजमा कर देखना। यहां पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। 3 सालों तक जब मैं जेरोक्स के लिए काम कर रहा था, मैं अपने खाली समय में फोरक्लोजर्स को खरीदने की कला में माहिर होने की कोशिश करता रहा। मैंने उस फॉर्मूले से कई करोड़ डॉलर बनाए हैं, पर आज ये बहुत धीमा फॉर्मूला है और फिर भी बहुत से लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बार मैं उस फॉर्मूले का एक्सपर्ट बन गया तो मैं दूसरे फॉर्मूलों की खोज करने लगा। कई क्लासेस में मुझे कोई नई जानकारी सीधे रूप में नहीं मिली, पर मैंने हमेशा कुछ न कुछ नया जरूर सीखा। मैंने ऐसी बहुत सी क्लासेस में हिस्सा लिया है जो सिर्फ डेरिवेटिव्स डील्स के लिए ऑर्गेनाइज की गई थी और कमोडिटी कॉन्शियस बार्गेन करने वालों के लिए और अराजकतावादियों के लिए ऑर्गेनाइज क्लासेस में भी गया हूं। मैं अपने दायरे से पूरी तरह बाहर पहुंच गया था और एक ऐसे कमरे में था जहां न्यूक्लियर फिजिक्स और स्पेस साइंस के एक्सपर्ट्स की भीड़ थी। पर मैंने वहां बहुत कुछ सीखा जिससे मेरा स्टॉक और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ज्यादा मीनिंगफुल और फायदेमंद बन गया। ज्यादातर जूनियर कॉलेज और कम्युनिटी कॉलेज में फाइनेंशियल प्लानिंग या ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट को खरीदने के तरीकों पर क्लासेस ऑर्गेनाइज की जाती हैं। शुरुआत करने के लिए यह बहुत अच्छी जगह है, तो मैं हमेशा एक ज्यादा तेज फॉर्मूले की खोज करता रहता हूं। इसी कारण नियमित रूप से मैं एक दिन में जितना कमा लेता हूं, उतना कमाने में लोगों को पूरी जिंदगी लग जाएगी। एक और बात, आज की तेजी से बदल रही दुनिया में आप कितना जानते हैं यह ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह गया है, क्योंकि अक्सर आज आप जितना जानते हैं वो पुराना हो चुका है। इंपॉर्टेंट यह है कि आप कितनी तेजी से सीखते हैं। यह आर्ट अनमोल है। ज्यादा तेज फॉर्मूले ढूंढने में यह बहुत काम आती है। पैसे के लिए कड़ी मेहनत करना एक पुराना फॉर्मूला है जो बाबा आदम के जमाने में पैदा हुआ था। नंबर 5, खुद को सबसे पहले सैलरी दें। खुद पर डिसिप्लिन की ताकत। अगर आप खुद पर काबू नहीं रख पाते तो अमीर बनने की कोशिश भी ना करें। आपको इसके पहले मरीन कॉर्प्स या किसी धार्मिक संस्था में जाना चाहिए ताकि आपको खुद पर काबू रखना आ जाए। इस बात का कोई मतलब नहीं है कि इन्वेस्ट करें, पैसा कमाएं और उसे फूंक दें। खुद पर डिसिप्लिन की कमी के कारण ही करोड़ों डॉलर की लॉटरी जीतने वाले लोग जल्द ही दिवालिया हो जाते हैं। यह खुद पर डिसिप्लिन की कमी ही है जिससे सैलरी बढ़ने पर लोग तुरंत मार्केट जाकर नई कार खरीद लेते हैं या फॉरेन टूर पर निकल जाते हैं। यह कहना मुश्किल है कि 10 स्टेप्स में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर सभी स्टेप्स में से इस स्टेप की विशेषता सबसे मुश्किल है, अगर यह आप में पहले से ही मौजूद ना हो तो।
मैं तो यह भी कहना चाहूंगा कि खुद पर डिसिप्लिन की कमी की वजह ही वो सबसे बड़ा कारण है जो लोगों को 3 ग्रुप में बांटता है, अमीर, गरीब और मिडिल क्लास। सीधे तरीके से कहें तो जिन लोगों में सेल्फ एस्टीम कम होता है और जो फाइनेंशियल प्रेशर को ज्यादा सहन नहीं कर पाते, वे कभी अमीर नहीं बन सकते। और कभी नहीं का मतलब होता है कभी नहीं। जैसा मैंने पहले बताया था, मैंने अपने अमीर डैडी से यह लेसन सीखा था कि दुनिया आपको इधर उधर धकेलेगी। दुनिया लोगों को इधर उधर धकेलती है तो इसलिए नहीं क्योंकि बाकी लोग गुंडे होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप में कंट्रोल और डिसिप्लिन की कमी होती है। जिन लोगों में टॉलरेट करने की शक्ति की कमी होती है, वे अक्सर उन लोगों का शिकार हो जाते हैं जिनमें सेल्फ डिसिप्लिन होता है। मैं जिन बिजनेस क्लास में पढ़ाता हूं, वहां मैं लोगों को लगातार ये याद दिलाता हूं कि वे अपने प्रोडक्ट या सर्विस पर अपना ध्यान फोकस ना करें, बल्कि मैनेजमेंट की कला पर फोकस करें। अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए 3 मेन मैनेजमेंट स्किल्स हैं। नंबर 1, कैश फ्लो का मैनेजमेंट। नंबर 2, लोगों का मैनेजमेंट। नंबर 3, पर्सनल समय का मैनेजमेंट। मैं ये कहूंगा कि ये 3 स्किल्स सिर्फ बिजनेस शुरू करने वालों के ही नहीं, बल्कि सभी के काम की हैं। ये तीनों आपके लाइफस्टाइल में इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं, इंसान के रूप में, परिवार के मेंबर के रूप में, बिजनेस में, किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में, शहर या देश में। ये सभी स्किल्स सेल्फ डिसिप्लिन को साधने से बढ़ जाती हैं। मैं खुद को सबसे पहले पैसे दें इस प्रिंसिपल को हल्के से नहीं लेता। जॉर्ज क्लासन की बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, इसमें खुद को सबसे पहले पे करें का स्टेटमेंट सबसे पहले आया था। इस बुक की करोड़ों कॉपी बिक चुकी हैं, पर हालांकि करोड़ों लोग इस जबरदस्त जुमले को दोहराते हैं, पर बहुत ही कम लोग इस सलाह को फॉलो करते हैं। जैसा मैंने कहा है कि फाइनेंशियल एजुकेशन नंबर 1 पढ़ने की काबिलियत देती है और नंबर 1 कहानी बता देती है। किसी आदमी के इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को देखकर मैं तुरंत ही देख सकता हूं कि जो लोग खुद को सबसे पहले पे करें के प्रिंसिपल्स का राग अलापते रहते हैं, वे दरअसल इसे कितना फॉलो करते हैं। एक बार फिर हम ऐसे लोगों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तुलना करेंगे जो खुद को सबसे पहले पे करते हैं और जो ऐसा नहीं करते। इसके लिए कैश फ्लो की समझ जरूरी है, जिससे कहानी बताई जाती है। ज्यादातर लोग नंबर देखते हैं और कहानी को अनदेखा कर देते हैं। अगर आप सचमुच कैश फ्लो की ताकत को समझना शुरू कर देते हैं तो आपको जल्द ही ये पता चल जाएगा कि कहां गड़बड़ी है और 90% लोग क्यों जिंदगी भर कड़ी मेहनत करते रहते हैं और इसके बाद उन्हें सोशल सिक्योरिटी जैसे गवर्नमेंट की मदद की जरूरत क्यों होती है। जो आदमी खुद को सबसे पहले पे करता है, हर महीने अपने मंथली खर्चों को चुकाने से पहले वे अपने एसेट वाले कॉलम में पैसा डालते हैं। हालांकि करोड़ों लोगों ने क्लासन की बुक पढ़ी है और खुद को सबसे पहले पे करे का प्रिंसिपल समझा है, पर हकीकत में वे खुद को सबसे आखिर में पे करते हैं। अब मैं आप में से उन लोगों की चीख पुकार सुन सकता हूं जो अपने बिल्स को सबसे पहले चुकाने में गंभीरता से विश्वास करते हैं, और मैं ये भी सुन सकता हूं कि सभी जिम्मेदार लोग अपने बिल समय पर चुकाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप गैर जिम्मेदार हो जाएं या अपने बिल ना चुकाएं। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आप वही करें जो ये बुक आपको सिखाती है, यानी खुद को सबसे पहले पैसा दें। ऐसा आदमी जो हर एक को पहले चुकाता है, आखिर में एक्सपेंसेस, टैक्स, किराया, खाना, उसके पास अक्सर कुछ नहीं बचता। मेरी पत्नी और मेरे पास कई बुक कीपर्स, अकाउंटेंट्स और बैंकर हैं जिन्हें शुरू में हमारे इस खुद को सबसे पहले पैसा दे प्रिंसिपल से बहुत प्रॉब्लम होती थी। इसका कारण यह है कि ये फाइनेंशियल प्रोफेशनल भी दरअसल वही करते हैं जो जनता करती है, यानी खुद को सबसे आखिर में पैसा देते हैं। वे बाकी लोगों को सबसे पहले पैसा देते हैं। मेरे जीवन में ऐसे भी महीने आए हैं जब किन्हीं कारणों से मेरा कैश फ्लो मेरे बिल से काफी कम रहा है, फिर भी मैंने खुद को ही सबसे पहले पैसा दिया है। मेरे अकाउंटेंट और बुक कीपर चीखने लगे, वे आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपको जेल भी हो सकती है, आप अपनी क्रेडिट रेटिंग बिगाड़ लेंगे, वे लोग बिजली काट देंगे। मैंने फिर भी सबसे पहले खुद को ही पैसा दिया। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की कहानी इसी बारे में है, खुद पर डिसिप्लिन की ताकत और सहन शक्ति के बारे में। इसे बोलचाल की भाषा में जिगरा भी कह सकते हैं। जैसा मेरे अमीर डैडी ने मेरे जॉब के पहले महीने में मुझे बताया था कि ज्यादातर लोग दुनिया की ठोकरें सहन करते रहते हैं। पैसे वसूलने वाला आता है और आप या तो पैसे चुकाओ, वरना तो आप उसे पैसे दे देते हैं।
और खुद को पैसे नहीं देते हैं। एक सेल्स क्लर्क कहता है कि आप इसे अपने चार्ज कार्ड में डाल दें। आपका रियल एस्टेट एजेंट आपसे कहता है आगे बढ़े चलो, घर खरीदने पर गवर्नमेंट आपको टैक्स में एग्जम्पशन देती है। पूरी बुक दरअसल इसी बारे में है। आप में कैश फ्लो के खिलाफ जाने का और अमीर बनने का जिगरा होना चाहिए। हो सकता है कि आप कमजोर ना हो, पर जब पैसे की बात आती है तो कई लोगों का हौसला पस्त होने लगता है। मैं ये नहीं कहता कि आप गैर जिम्मेदार बने। मुझ पर ज्यादा कर्ज नहीं है, क्रेडिट कार्ड का कर्ज भी नहीं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूं। मैं अपनी इनकम को कम से कम इसलिए करता हूं क्योंकि मैं इसे गवर्नमेंट को नहीं देना चाहता। इसलिए आप में से जिन लोगों ने द सीक्रेट्स ऑफ द रिच नाम का वीडियो देखा होगा, उन्हें मैं ये बता दूं कि मेरी इनकम नेवादा के कॉरपोरेशन के जरिए मेरे एसेट वाले कॉलम से आती है। अगर मैं पैसे के लिए काम करता तो गवर्नमेंट इसे ले लेती। हालांकि मैं अपने बिल सबसे आखिर में चुकाता हूं, पर मुझ में इतनी फाइनेंशियल समझ है कि मैं किसी मुश्किल में नहीं फंसता हूं। मैं कंज्यूमर लोन को पसंद नहीं करता हूं। मेरे पास इतनी लायबिलिटीज हैं जो 99% लोगों से ज्यादा हैं, पर मैं उन्हें नहीं चुकाता हूं, बल्कि दूसरे लोग मेरी लायबिलिटीज को चुकाते हैं। वे मेरे किराएदार या टेनेंट कहलाते हैं। तो खुद को पैसा देने का रूल यह है कि कभी कर्ज में मत फंसो। हालांकि मैं अपने बिल्स को सबसे आखिरी में चुकाता हूं, पर मैं सिर्फ कुछ अनइम्पॉर्टेंट बिल्स ही आखिरी के लिए बचा करके रखता हूं। दूसरी बात यह है कि जब भी मेरे पास पैसा कम होता है, तब भी मैं खुद को ही सबसे पहले पैसे देता हूं। मैं कर्ज देने वालों और गवर्नमेंट को चीखने देता हूं। जब वे सख्त होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ये लोग मुझ पर एक एहसान कर रहे हैं। वे मुझे इंस्पायर कर रहे हैं कि मैं जाऊं और ज्यादा पैसा कमाऊं। तो मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूं और उस पैसे को इन्वेस्ट कर देता हूं। मेरी पत्नी और मेरी क्रेडिट बहुत अच्छी है। हम सिर्फ प्रेशर में नहीं आते हैं और कर्ज उतारने के लिए अपनी सेविंग्स का इस्तेमाल नहीं करते, ना ही उसके लिए अपने स्टॉक्स को बेचते हैं। इसमें बहुत ज्यादा समझदारी नहीं है। तो जवाब यह है, एक, ऐसे बड़े कर्ज में न फंसें जिसे आपको चुकाना हो। अपने खर्चों को सीमित रखें। अपने एसेट को सबसे पहले बनाएं, फिर बड़ा घर या शानदार कार खरीदें। रैट रेस में फंसे रहना समझदारी नहीं है। 2, जब आपके पास पैसा कम हो तो प्रेशर को बढ़ने दें और अपनी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट को खर्च न करें। उस दबाव को अपनी फाइनेंशियल टैलेंट को मोटिवेट करने के लिए इस्तेमाल करें, ताकि आप ज्यादा पैसा कमाने और अपने बिल्स को चुकाने के नए तरीकों के बारे में सोच सकें। इससे ज्यादा पैसा कमाने की आपकी एबिलिटी भी बढ़ेगी और आपकी फाइनेंशियल बुद्धि भी ज्यादा डेवलप होगी। मैं कई बार फाइनेंशियल भट्टी में तपा हूं, पर मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ज्यादा इनकम हासिल की है और यह ध्यान रखा है कि मेरे एसेट वाले कॉलम को कोई नुकसान न पहुंचे। मेरा बुक कीपर चीखने लगा और बचाव के लिए छुप गया, पर मैं उस तरह का सिपाही था जो किले की रक्षा के लिए लड़ रहा था। गरीब लोगों की आदतें भी गरीब होती हैं। एक आम बुरी आदत है सेविंग्स में से पैसे निकाल लेना। अमीर लोग जानते हैं कि सेविंग्स को ज्यादा पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, न कि बिल्स चुकाने के लिए। मैं जानता हूं कि मुश्किल लगता है, पर जैसा मैंने कहा, अगर आप अंदर से सख्त नहीं हैं तो दुनिया आपको इधर से उधर धकेलेगी। अगर आप फाइनेंशियल प्रेशर पसंद ना करते हो तो एक ऐसा फॉर्मूला खोज लें जो आपके लिए कारगर साबित हो। एक अच्छा फॉर्मूला यह होगा कि खर्च कम किए जाएं, पैसे को बैंक में रखा जाए, ज्यादा इनकम टैक्स चुकाया जाए, सेफ म्यूचुअल फंड्स खरीदे जाएं और एवरेज बने रहने की कसम खाई जाए। पर यह खुद को सबसे पहले पे करें प्रिंसिपल्स को तोड़ देता है। हम इंफॉर्मेशन के युग में रह रहे हैं। इंफॉर्मेशन बेशकीमती है। एक अच्छा ब्रोकर आपको इंफॉर्मेशन तो देगा ही, आपको एजुकेट करने के लिए समय भी देगा। मेरे पास कई ब्रोकर हैं जो मेरे लिए ऐसा करने के इच्छुक हैं। कुछ ने मुझे तब सिखाया है जब मेरे पास बहुत कम पैसा था या बिल्कुल भी पैसा नहीं था, और मैं आज भी उनके साथ हूं। मैं ब्रोकर को जितना पैसा देता हूं वो मेरे द्वारा उसकी इंफॉर्मेशन से कमाए गए पैसों से बहुत छोटा हिस्सा होती है। मैं इसे पसंद करता हूं जब मेरा रियल एस्टेट ब्रोकर या स्टॉक ब्रोकर बहुत पैसा कमाता है, क्योंकि इसका आमतौर पर यह मतलब होता है कि मैंने भी बहुत सा पैसा कमाया है। एक अच्छा ब्रोकर मुझे पैसे कमाने की जानकारी देने के अलावा मेरा समय भी बचाता है।
जैसे उस समय जब मैंने खाली जमीन के टुकड़े को $9,000 में खरीदा था और तुरंत इसे $25,000 में बेच दिया ताकि मैं अपने लिए जल्दी से कार खरीद सकूं। ब्रोकर आपके मार्केट की आंख और कान है। वे हर रोज वहां होते हैं और इसलिए मेरी वहां कोई जरूरत नहीं होती। उसके बजाय मैं गोल्फ खेल सकता हूं। इसके अलावा जो लोग खुद ही अपना घर बेचते हैं उनके लिए खुद के समय की कोई खास कीमत नहीं होती। मैं कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अपना समय क्यों खराब करूं, जबकि इस समय को मैं ज्यादा पैसा कमाने और अपने करीबी लोगों के साथ रहने में इस्तेमाल कर सकता हूं। मुझे ये बहुत मजेदार लगता है कि इतने ज्यादा गरीब और मिडिल क्लास लोग रेस्टोरेंट में खराब सर्विस के बावजूद 15 से 20% तक टिप देते हैं और ब्रोकर को 3 से 7% देने में आनाकानी और शिकायत करते हैं। वे खर्च वाले कॉलम के लोगों को टिप देते हैं और असेट वाले कॉलम के लोगों को टिप देने से कतराते हैं। ये फाइनेंशियल समझदारी नहीं है। सभी ब्रोकर एक जैसे नहीं होते। दुर्भाग्य से ज्यादातर ब्रोकर सेल्समैन होते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि रियल एस्टेट के सेल्समैन सबसे बुरे होते हैं। वे बेचते हैं पर उनके पास खुद बहुत कम या बिल्कुल भी रियल एस्टेट नहीं होता। घर बेचने वाले ब्रोकर और इन्वेस्टमेंट बेचने वाले ब्रोकर में बहुत बड़ा फर्क होता है। ये स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और बीमा ब्रोकर के बारे में भी सही है जो खुद को फाइनेंशियल प्लानर कहते हैं। किसी परियों की कहानी की तरह ही आप एक राजकुमार खोजने के लिए बहुत से मेंढकों को चूमते हैं। पुरानी कहावत को याद कीजिए, अगर आपको एनसाइक्लोपीडिया की जरूरत हो तो एनसाइक्लोपीडिया बेचने वाले से ना पूछें। जब मैं किसी प्रोफेशनल का इंटरव्यू लेता हूं तो पहले मैं ये पता करता हूं कि उसके पास खुद कितनी पर्सनल प्रॉपर्टी या स्टॉक है और वो कितना % टैक्स दे रहा है। यही मेरे टैक्स अटॉर्नी और मेरे अकाउंटेंट के बारे में भी मैं करता हूं। मेरे पास एक अकाउंटेंट है जो अपने काम से काम रखती है। उसका पेशा हालांकि अकाउंटिंग है पर उसका काम यानी कि बिजनेस रियल एस्टेट का है। मेरे पास एक अकाउंटेंट था जो एक छोटा सा बिजनेस अकाउंटेंट था पर उसके पास रियल एस्टेट बिल्कुल नहीं थी। मैंने अकाउंटेंट बदल लिया क्योंकि हम एक बिजनेस को पसंद नहीं करते थे। ऐसा ब्रोकर खोजें जो आपके बेस्ट इंटरेस्ट को ध्यान में रखता हो। कई ब्रोकर आपको एजुकेट करने के लिए समय निकालेंगे और वे आपके द्वारा खोजा गया बेस्ट एसेट साबित हो सकते हैं। बस उदार रहें और वे भी आपके प्रति उदार रहेंगे। अगर आप उनके कमीशन में कटौती करने के बारे में ही सोचते रहेंगे तो वे आपके आसपास क्यों रहना चाहेंगे। ये प्योर और सिंपल सा लॉजिक है। जैसा मैंने पहले कहा था कि मैनेजमेंट स्किल्स में से एक लोगों का मैनेजमेंट भी है। कई लोग सिर्फ ऐसे लोगों को मैनेज कर पाते हैं जो उनसे कम स्मार्ट हों और जिन पर उनकी सत्ता हो, जैसे किसी ऑफिस में जूनियर। कई सेकंड रेट मैनेजर सेकंड रेट के मैनेजर्स ही बने रहेंगे और उन्हें कभी तरक्की नहीं मिलेगी क्योंकि वे ये तो जानते हैं कि नीचे वालों के साथ कैसे काम किया जाता है, पर वे ये नहीं जानते कि ऊपर वालों के साथ कैसे काम किया जाता है। असली स्किल है किसी टेक्निकल फील्ड में अपने से बेटर और ज्यादा स्मार्ट लोगों को मैनेज करना और उन्हें अच्छे पैसे देना। इसीलिए कंपनियों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। आपके पास भी होने चाहिए और ये फाइनेंशियल समझदारी है।